हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रैक्टिस सेट हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। इसमें कुछ जीके हैं, हिंदी है और साइंस के प्रश्न हैं। आइए शुरुआत करते हैं क्लास को। इससे पहले कि सेशन शुरुआत करें, हम प्लीज़ जितने लोग के पास ये वीडियो जा रहा है ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है। पहला प्रश्न है, महाओजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है महाओजस्वी, दूसरा ऑप्शन है महोजस्वी, तीसरा ऑप्शन है माधन हौजस्वी, चौथा ऑप्शन है महोजस्वी। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा महाधन ओजस्वी। इसका राइट जवाब क्या होगा? महाधन ओजस्वी है। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि कैसे मिला है? आ, जो हा में आ है, हा और ओ मिलकर क्या बना है? औ मला, औ बना है। तो ये क्या कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष, तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि, चौथा ऑप्शन है अव्ययीभाव। चतुरानन में कौन सा समास है? तो चतुरानन यानी कि चार है आनन जिसके, चार है आनन जिसके, चार है आनन जिसके। तो किसी और को बोधित कर रहा है। चार हैं आनन जिसके, चार हैं आनंद जिसके। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। किसी और को संबोधित कर रहा, अन्य प्रधान हो रहा है तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील गगन शब्द में समास बताइए। नील गगन में शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास। तो तत्पुरुष समास क्या होते हैं? तत्पुरुष समास वे होते हैं जो कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्विगु समास क्या होते हैं? द्विगु समास संख्यावाची होते हैं। क्या होते हैं? संख्यावाची होते हैं। और बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? जो किसी अन्य का प्रधान हो, जो कोई और प्रधान हो उसको बहुब्रीहि समास। कर्मधारय नील है गगन जो, नील है गगन जो, तो इसमें नीला है जो गगन, यानी इसमें विशेषण का काम हो रहा है, विशेषण, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा। इसका राइट जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, किस वाक्य का उदाहरण है? हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, किस वाक्य का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा ऑप्शन है मिश्र वाक्य, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग दिल्ली घूमने गए, वहाँ पे 4 दिन रहे, इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसमें कौन सा वाक्य है? यहाँ इसमें संयुक्त वाक्य क्या है? इसमें क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग दिल्ली गए और वहाँ 4 दिन रहे, इसमें 2 वाक्य जोड़े गए, तो इसलिए क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषिक शब्द है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषिक शब्द है। पहला ऑप्शन है आध्यार्थिक राशि, दूसरा ऑप्शन है जमा राशि, तीसरा ऑप्शन है बकाया राशि, चौथा ऑप्शन है भुगतान राशि। तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा? बकाया राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बकाया राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है राम हंसता है, दूसरा ऑप्शन है पक्षी उड़ती है, तीसरा ऑप्शन है राहुल सो रहा है, चौथा अंजलि पत्र लिखती है। तो सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म के साथ क्रिया, कर्म के साथ क्रिया। तो राम हंसता है, क्या हंसता है? किसे? कुछ पता नहीं चल रहा। पक्षी उड़ती है, क्या उड़ता है? कुछ पता नहीं चल रहा। राहुल सो रहा है, तो क्या सो रहा है? किसे सो रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा। अंजलि पत्र लिखती है, क्या लिखती है? पत्र लिखती है। इसमें कर्म का उपयोग किया है, तो यह क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। इसका राइट जवाब होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्राचीन, दूसरा ऑप्शन है पुराना, तीसरा ऑप्शन है नवीन, चौथा ऑप्शन है प्राच्य। तो पुरातन का विलोम क्या होगा? इसका राइट जवाब क्या होगा? पुरातन का विलोम, इसका राइट जवाब होगा नवीन। इसका राइट जवाब क्या होगा? नवीन। प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पहला ऑप्शन है नफरत करना, दूसरा ऑप्शन है अधिक प्यारा होना, तीसरा ऑप्शन है मित्र से दुश्मनी, चौथा ऑप्शन है बाल गिरना। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पहला ऑप्शन है नफरत करना, दूसरा ऑप्शन अधिक प्यारा होना, तीसरा ऑप्शन है मित्र से दुश्मन। तो नाक का बाल होना यानी कि इसका राइट जवाब क्या होगा? अधिक प्यारा होना। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसने बड़े बड़े फल छांट लिए, या नेक्स्ट ऑप्शन है या हमारे आगामी नेता हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक काम सोच समझ कर करो। चौथा ऑप्शन है शेर बड़ा भयानक होता है। शेर बड़ा भयानक होता है। उसने बड़े बड़े फल छांट लिए, या हमारे आगामी नेता है, और प्रत्येक काम सोच समझ कर करो। शेर बड़ा भयानक होता, तो शेर बड़ा भयानक ये भी सही है। प्रत्येक काम सोच समझ करो ये भी सही है। उसने बड़े बड़े फल छांट लिए ये भी सही है। या हमारे आगामी नेता नहीं, या हमारे क्या है? भावी नेता। हमारे भावी नेता, इसके जगह पे क्या होना चाहिए? भावी नेता होना चाहिए। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं। संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम पदबंध, तीसरा ऑप्शन है विशेषण पदबंध, चौथा ऑप्शन है क्रिया पदबंध। तो संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संज्ञा पदबंध कहलाता है। सर्वनाम के कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहेंगे, क्रिया के काम करने वाले पदबंध को क्रिया पदबंध। तो यहाँ संज्ञा के कार्य करने वाले हैं तो इसलिए संज्ञा पदबंध होगा। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, मिट्टी का तेल, ये सभी क्या हैं? संज्ञा के पदबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्रिया कहलाता है। वह क्या कहलाता है? क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कर्तृवाच्य, दूसरा ऑप्शन है कर्मवाच्य, तीसरा ऑप्शन है भाववाच्य, चौथा ऑप्शन है क्रिया। तो क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है उसे क्या कहेंगे? उसे भाववाच्य कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे भाववाच्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है आपका कलेजा में साहस नहीं है, दूसरा ऑप्शन है वह पुस्तक को और किसी के हाथ ना दीजिए, तीसरा ऑप्शन उसने उनके गले में एक गेंद की माला डाल दी, उनके एक गले में गेंद की माला डाल दी। चौथा ऑप्शन है जीवन में सच्चा मित्र बिरला ही मिलता है। जीवन में सच्चा मित्र बिरला ही मिलता है। तो इसमें से क्या छांटना है? शुद्ध शब्द छांटना है। शुद्ध शब्द छांटना है। तो क्या है? जीवन में सच्चा मित्र बिरला ही मिलता है। बहुत मतलब एक आध दो मिलते हैं जीवन में सच्चा, ये शुद्ध है। उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी। उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी। गेंदे की एक, यहाँ की गले में गेंदे की यहाँ होना चाहिए एक माला डाल दी। और उसके बाद क्या है? वह पुस्तक को किसी और के हाथ में, वह पुस्तक को और किसी के, यहाँ और किसी के हाथ ना दीजिए। तो क्या होना चाहिए? वह उस पुस्तक को, यहाँ है उस पुस्तक को किसी और, यहाँ और होना चाहिए, किसी और के हाथ ना दीजिए, यहाँ ना दीजिए। ऐसा होता आपका कलेजा में साहस नहीं है तो आपके कलेजे में साहस नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति कहलाती है। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है लक्षणा, दूसरा ऑप्शन है अभिधा, तीसरा ऑप्शन है व्यंजना, चौथा ऑप्शन है तीनों। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली क्या कहलाती है? अभिधा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिधा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? पहला ऑप्शन है लक्षणा, दूसरा ऑप्शन है अभिधा, तीसरा ऑप्शन है छंद, चौथा ऑप्शन है व्यंग। तो किस में होती है? व्यंग में होती है। किस में होती है? व्यंग में होती है। इसका राइट जवाब क्या होगा? व्यंग। काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए, क्या कहलाता है? काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए, उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है उभयालंकार, दूसरा ऑप्शन है अर्थालंकार, तीसरा ऑप्शन है शब्दालंकार, चौथा भावालंकार। तो काव्य में शब्द के कार्य परिवर्तन हो रहा है तो इसमें यानी कि हो जाएगा शब्दालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहाँ क्या अलंकार होता है? ऑप्शन क्या है? रूपक, दूसरा ऑप्शन है विभावना, तीसरा ऑप्शन है दीपक, चौथा ऑप्शन है असंगति। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? जहाँ प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कौन सा होता है? तो वहाँ पे हो जाता है रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाए तो वहाँ कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? अभी हमने बताया कि उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिले हजारों चाँद तुम्हारे नयनों के आकाश में, इसमें कौन सा अलंकार है? खिले हजारों चाँद तुम्हारे नयनों के आकाश में, इस पंक्ति में कौन सा? खिले हजारों चाँद तुम्हारे नयनों के आकाश में। तो नयनों के आकाश में, नयन रूपी आकाश जो है उसमें बहुत हजारे चाँद खिले, ये क्या कह रहा है? नयन रूपी आकाश। तो नयन रूपी आकाश यानी कि क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंजरीर नहीं लखी परत कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को करन मनो तप जात, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, तीसरा ऑप्शन है विरोधाभास, चौथा ऑप्शन है श्लेष्म। तो इसमें क्या हो रहा है कि वास्तविक जो फल नहीं है उसी के समान फल मान लिया जा रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? मान लिया जा रहा है तो इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या हो? मनो है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मैं अंधा भी देख रहा हूँ रोती तो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? मैं अंधा भी देख रहा हूँ रोती हो तुम रोती हो, ये अंधा है, व्यक्ति अंधा है और कह रहा है मैं अंधा, यानी कि उसको आभास हो रहा है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा ऑप्शन है रूपक, तीसरा ऑप्शन है विभावना, चौथा विरोधाभास। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें विरोधाभास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के कितने अंग होते हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 5। तो छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के 8 अंग होते हैं। छंद के कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पाद होता है, मात्रा होती है, मात्रा और वर्ण दोनों एक में आ जाएगा। उसके बाद संख्या एवं क्रम 3 हो गया। लघु और गुरु, लघु गुरु गण 5, यति 6, गति 7 और तुक 8। कितने हो गए? 8 अलंकार, 8 छंद के अंग हो गए। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है?
जागो उठो भारतवासी, आलस त्यागो ना बनो पिलासी। जागो उठो भारतवासी, आलस त्यागो ना बनो पिलासी। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा वर्णिक छंद है। पहला ऑप्शन है इंद्रव्रजा, दूसरा ऑप्शन उपेंद्रा, चौथा ऑप्शन मंजू मालिनी, चौथा ऑप्शन है युजुंग प्रियाति। तो जागो उठो भारतवासी, आलस त्यागो ना बनो पिलासी। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा इंद्रवर्जा छंद। इंद्रवर्जा छंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यालंकार श्रुतिवृत्ति किसकी रचना है? काव्यालंकार श्रुतिवृत्ति किसकी रचना है? तो काव्यालंकार किसकी है? आचार्य वामन की है। आचार्य वामन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? तो अभिनव गुप्त के अनुसार रस के 9 प्रकार हैं। रस के कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार हैं। पहला क्या है? श्रृंगार। दूसरा क्या है? हास्य रस। तीसरा क्या होगा? करुण। चौथा क्या होगा? रौद्र रस। पांचवा क्या होगा? वीर रस। और छठवां क्या होगा? वीर रस के बाद भयानक रस। सातवां क्या होगा? विभत्स रस। उसके बाद अद्भुत रस के बाद होगा शांत रस। कितने हो गए? 9 रस हो गए। कितने हो गए? 9 रस हो गए। तो अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? 9 हैं। आइए हम देखते हैं विज्ञान के कुछ प्रश्न। खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है विटामिन व खनिज। तो गेहूं हुआ, चावल हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ और ज्वार से हमें क्या प्राप्त होगा? ये किसके स्रोत हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होंगे। प्रोटीन जैसे दाल हुआ, दूध हुआ, ये सभी क्या हैं? प्रोटीन के स्रोत हैं। वसा तेलीय चीज़ क्या होंगे? वसा के स्रोत होंगे। और जितने भी फल्स हो गए, हरी सब्जियां होंगे, ये किसके स्रोत होंगे? विटामिन के स्रोत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार का अभिक्रिया होगा? नीचे दिए हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? तो इसमें क्या है? समीकरण नहीं दिया गया है। इस समीकरण लिख देते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2KI। उसके बाद क्या बनता है? PbI2 प्लस 2KNO3। ये क्या हो रहा है? किस प्रकार का अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा ऑप्शन है वियोजन, तीसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन। तो यहाँ पे क्या है? NO3 यहाँ बन रहा है, NO3 से यहाँ हो जा रहा है, K से रिएक्शन हो रहा है, K से NO3 रिएक्शन कर रहा है PbI से। तो इसमें विस्थापन हो रहे हैं। और कैसा विस्थापन? 2 विस्थापन, NO3 विस्थापन और K PbI से। तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है C5H10, दूसरा ऑप्शन है C2H4, तीसरा ऑप्शन है C3H8, चौथा ऑप्शन है C2H6। तो फल पकाने के लिए किसका प्रयोग हुआ जाता है? एथिलीन का प्रयोग होता है। इसका राइट जवाब क्या होगा? C2H4 एथीन का प्रयोग हो जाता है। एथीन भी कहते हैं, एथिलीन भी कहते हैं, C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिटकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का प्रयोग किया था? व्हिटकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का प्रयोग किया था? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? व्हिटकर ने कितने मापदंडों का प्रयोग किया था? तो इसका राइट जवाब होगा 5। व्हिटकर ने 5 किंगडम में बांटा था। पहला ऑप्शन है पोषण का तरीका, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक संरचना, तीसरा ऑप्शन है प्रजनन का तरीका, चौथा ऑप्शन है कोशिकीय संरचना, पांचवा है फाइलोजेनेटिक संबंध। तो कितने? 5 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है?
टिटनेस, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। तो कौन से टीके का प्रयोग किया जाता है? DPT टीका के लिए। डी का मतलब डिप्थीरिया और पी का मतलब प्लेग, और उसके बाद कफ होता है, डिप्थीरिया कफ, और उसके बाद टी का मतलब होता है टिटनेस। तो ये DPT का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में हार्श इनमें से किसके कारण होता है? ओजोन परत में हार्श इनमें से किसके कारण हो रहा है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मीथेन, चौथा ऑप्शन है फ्लोरोकार्बन। ओजोन जो परत है ये क्या होता है? ओजोन परत CFC के संपर्क से आने से होता है। ओजोन परत का जो हार्श होता है CFC के, और ये ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? O3 इसका सूत्र होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर बने होते हैं, और सबसे ज़्यादा एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस हार्श का कारण बन रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? पहला अवसर जीवीय, दूसरा अजीवीय, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो इसमें क्या सम्मिलित होता है? जीवीय और अजीवीय दोनों सम्मिलित हैं। जैसे पहाड़ हो गया, नदी, झरना, ये क्या हो गए? अजीवीय हो। मनुष्य, पेड़, ये सभी क्या हो गए? जीवीय हो गए, जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्थिरीकरण का एक विधि है? पहला ऑप्शन है वैसेक्टोमी, नसबंदी, दूसरा ऑप्शन है गोलियां, तीसरा ऑप्शन है कॉपर टी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पुरुष स्थिरीकरण के लिए एक विधि है, तो कौन सी है? वैसेक्टोमी है, नसबंदी जो है पुरुष स्त्री के लिए सही होगा। कॉपर टी ये महिला नसबंदी का एक वो है, तकनीकी है। गोलियां ये महिलाएं यूज करती हैं, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ए होगा, नसबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है। 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल होगी। 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी कि प्रारंभिक गति जो है u कितनी हो गया? u कितना हो गया इसका? तो u हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और उसके बाद क्या है? a कितना है? त्वरण कितना है? a कितना है? तो हो गया 4 मीटर प्रति स्क्वायर, ये त्वरण है, a है। और ये क्या है? ये u है। और 2 सेकंड t क्या है? टी क्या है? 2 सेकंड है। तो कौन सा फार्मूला लग सकता है? तो फार्मूला v लग सकता है, b बराबर u प्लस ए टी। तो u कितना है? 20, और ये a कितना है? 4, गुणे कितना है? 2, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो कितना आ जाएगा? 28 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया 28 मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट जवाब होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। यह भार बराबर होगा कितने न्यूटन के बराबर होगा? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, और उसमें कितना 9.1 भार क्या होता है? mg। भार बराबर क्या होता है? mg होता है। तो g का मान कितना होता है? 9.8, 9.8 होता है। 9.8 गुणे किससे गुणा करेंगे? 20 से। तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ दशमलव है, कितना आ जाएगा? तो 196 आ जाएगा, 196। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। इस वस्तु का हटाए गए द्रव का वजन होगा। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत इस पर लागू होगा। किसका सिद्धांत लागू होगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होगा। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार विस्थापित जल का भार क्या होगा? जल का भार बराबर हो जाएगा डुबाई गई वस्तु के भार में कमी के बराबर होगा। डुबाई गई वस्तु के भार में कमी के बराबर होगा। तो W2 माइनस W1। तो W2 कितना है? W2 है 10
न्यूटन कितना है 10 और W1 कितना है 8 n, कितना है 8 n। तो 10 में से 8 गया कितना हो जाएगा 2 n हो जाएगा। किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन, इसको WT मान लिए। जब वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो 8 n, ये WN हो गया। तो मतलब डुबाए गए वस्तु के भार में कमी, कितना कमी आ रहा है, तो कमी जब इन दोनों में अंतर होंगे तभी तो कमी निकालेंगे, इसलिए WT माइनस WN, तो 2n हो गया। तो इसका राइट जवाब होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर है, मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर कितना है? पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, दूसरा ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, तीसरा ऑप्शन है लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा सी होगा, इसका राइट जवाब होगा सी होगा, क्योंकि 20 हर्ट्ज से कम भी होना नहीं चाहिए और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी नहीं होना नहीं चाहिए। अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और इंफ्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा कम होती है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितनों भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। कितने में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है जैविक, दूसरा अजैविक। जैविक अजैविक दो भागों में बांटा गया है। जैविक में क्या आ जाएंगे? मनुष्य आ जाएंगे, सभी प्राणी आ जाएंगे, एनिमल आ जाएंगे, सभी जैविक आ जाएंगे। पहाड़, नदियाँ, पत्थर, झरने, ये सभी कितने आ जाएंगे? अजैविक में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है पृथ्वी? तो कितनी होती है? 78.08% होती है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? इसमें परसेंट नहीं पूछा, तो इसलिए इसका राइट जवाब होगा डी। 21 ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो 21% होती है। कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत 0.03 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 1992 में कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 1992 में हुआ था। इसे पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं के समाधान हेतु आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस प्रकार का पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जल। किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कोयला का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कोयला का प्रयोग किया जाता है। कुछ जगहों पर तापीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए गैसों का तो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा ऑप्शन है वाट प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है यूनिट, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट। क्या है? किलोवाट घंटा है। तो इसका एक यूनिट 1 किलोवाट हावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बी के समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे ऐसा चित्र है, ये क्या है? ए बी है और उसके बाद और कोई तो निशान दिया नहीं है, तो सी डी, ए बी, सी डी, सी ई और यहाँ रख देते हैं डी। तो देखते हैं कि सी डी और डी ई प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में है। मतलब इसको ऐसे अगर ऐसे कर दें तो यहाँ सी डी रख दें और यहाँ सी रख दें और यहाँ ये, तो क्या श्रेणी क्रम में होंगे कि नहीं? तो श्रेणी क्रम में होंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? सी डी
CDE, इसको सीधा कर दें CDE, उसके बाद है RCD, RCE, CE, CE, CDE और CE क्या समांतर श्रेणी में है, समांतर में है। तो ये इसको जब निकाले तो कितना आ गया, 6 आ गया, और ये 3 आ गया, तो 1/3 और प्लस 1/6, तो कितना आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 2 का, 2 1 3, 3/6 आ जाएगा, काटेंगे 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/r बराबर 1/2, यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर 2 आ जाएगा। वहाँ पे 3, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 6 था और यहाँ पे कितना आया, 2 आया। अब क्या है, RAB और निकालना है, RAB निकालना है, तो क्या करेंगे, AC CE और BE, ये क्या होंगे, जुड़ेंगे, AC BC AB, तो ये कितना आ जाएंगे, ये 3 हो गया, और ये कितना आ गया, 2 आ गया, इसका पूरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 और प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 और 2 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 ओम। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मोटर वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे आइए, सामाजिक अध्ययन के रिलेटेड प्रश्न है। हल्के तेज चलने वाले जहाज कैरोवल को किसने बनाया है, हल्के तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया है। पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, दूसरा ऑप्शन है यूनानियों ने, तीसरा ऑप्शन है डचों ने, चौथा ऑप्शन है जापानियों ने। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ए, पुर्तगालियों ने बनाया है। कैरावल जहाज को पुर्तगालियों ने अफ्रीका के तट की खोज के उद्देश्य से बनाया था। किसकी खोज के उद्देश्य से, अफ्रीका के खोज के उद्देश्य से बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक अनाज की खेती में से निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है मक्का, तीसरा ऑप्शन है इन दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वाणिज्यिक अनाज की खेती से सामान्य रूप से गेहूं और मक्का दोनों फसल उगाई जाती है। तो इसका राइट जवाब होगा सी, इसका राइट जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है मूंगफली, चौथा ऑप्शन है जूट। तो गोल्डन फाइबर के रूप में कौन सी फसल जानी जाती है, तो गोल्डन फाइबर किसे कहेंगे, जूट को कहेंगे। कपास जो है जूट जो है वो गोल्डन फाइबर होती है, और यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। कौन से मृदा में होती है, जलोढ़ मृदा में अच्छे से होती है। भारत और बांग्लादेश जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। भारत और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जूट पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। पहला ऑप्शन है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, दूसरा ऑप्शन है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है काला बाजारी रोकने के लिए, चौथा ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। तो जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट कानून है, ये किसके लिए लाया गया था, तो यह भारत में क्रांतिकारी अंकुश लगाने और राष्ट्रीय भावना को कुचलने के उद्देश्य से किस सन में 1919 ईस्वी में, किस सन में 1919 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कानून लाया गया था, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। इसका राइट जवाब होगा बी, इसका राइट जवाब होगा। कब लाया था, 1919 ईस्वी में, और न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया गया था। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया गया था, इसलिए इसको क्या नाम है, रॉलेट कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ? चार्ल्स डिकेंस ने रचित किया था और क्या है? उपन्यास है। क्या है नाम? डॉम्बे एंड सन। कब प्रकाशित हुआ था? तो कब प्रकाशित हुआ था? 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर झील कहाँ पर स्थित है? सांभर झील कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा ऑप्शन है झारखंड में, तीसरा ऑप्शन है गुजरात में, चौथा ऑप्शन है राजस्थान में। तो सांभर झील कहाँ पर स्थित है? इसका राइट जवाब होगा डी, राजस्थान में स्थित है। यह थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील कैसे पानी की झील है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील यही है। और 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसे 1990 ईस्वी में रामसर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए हैं? एटलस जो मानचित्र है किस प्रकार के मापक पर खींचे गए हैं? तो पहला ऑप्शन है अनंत, दूसरा ऑप्शन है बहुत बड़ा, तीसरा ऑप्शन है छोटा, चौथा ऑप्शन है बहुत छोटा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? बहुत छोटा मापक पर खींचे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को के रूप में वर्गीकृत किया गया। पहला ऑप्शन है संभावित, दूसरा ऑप्शन है विकसित स्टॉक, तीसरा ऑप्शन है आरक्षित, चौथा ऑप्शन है ए सभी। तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को संभावित, विकसित स्टॉक, आरक्षित, ये सभी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक प्रकार का प्रमुख उत्पादक है? पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन है अभ्रक, तीसरा ऑप्शन है लौह अयस्क, चौथा ऑप्शन है कॉपर। तो कोडरमा बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हाजीबाग, पेटी अभ्रक के अग्रणी उत्पादक हैं। तो क्या है ये? अभ्रक उत्पादक। क्या है ये? अभ्रक उत्पादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी भारत में? पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1973, तीसरा ऑप्शन है 1974, चौथा ऑप्शन है 1975। तो कब हुई थी? 1973 में हुई थी बाघ परियोजना, जिसका उद्देश्य बाघों की संरक्षण प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। इसका राइट जवाब होगा बी। क्या होगा? झारखंड होगा। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। ये झारखंड बंगाल की कोयला पट्टी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीपपत्तन किस राज्य में स्थित है? पारादीपपत्तन है बंदरगाह, ये किस राज्य में स्थित है? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो पारादीपपत्तन उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यहाँ किस नदी के? महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया है? नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया है? पहला ऑप्शन है पठार, दूसरा ऑप्शन है पर्वत, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन है मैदान। तो नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया गया है? तो नीले रंग द्वारा जल को या जलाशय को दर्शाया गया है। जैसे क्या होगा? सागर वगैरह हो गया, नीले रंग को दर्शाया गया है। भूरा रंग पर्वतों को दर्शाया गया है, भूरा रंग पर्वतों को दर्शाया गया है, भूरा रंग पर्वतों को। और पीला रंग जो है, पीला रंग पठारों को, पीला रंग। और मैदान को किस रंग से दर्शाया गया है? हरा रंग को, मैदान हरा रंग को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है यूएसए। तो अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो ये कौन सा है? न्यूजीलैंड है। कौन सा है? न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है
45, तीसरा ऑप्शन है 36, चौथा ऑप्शन है 35। तो पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया है, जो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने हैं? 34 न्यायाधीश है। कितने हैं? 34 न्यायाधीश हैं। उसमें क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? पहला ऑप्शन है लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन है विधानसभा में, तीसरा ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाओं में, चौथा ऑप्शन है मंत्रिमंडल में। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? पंचायती राज संस्थाओं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1991, दूसरा ऑप्शन है 15 सितंबर 1950, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 2015, चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 1916। तो भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इस योजना के स्थान पर गठित किया, या योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना आयोग था उसके स्थान पर गठित किया गया था। यह ना तो संवैधानिक और ना ही वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में से सबसे अधिक सहायक क्या है? पहला ऑप्शन है अशिक्षा, दूसरा निर्धनता, तीसरा विकास, चौथा विषमता। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? इसका राइट जवाब दीजिए। इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा विकास, जो है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिमाण है। पहला ऑप्शन अपने क्षेत्र से लगाव, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रहित, तीसरा राष्ट्रीय एकता, चौथा ऑप्शन अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है? तो अलगाव जो वाद है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। तो ये थे हमारे कुछ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन। इसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।